इसको अरे उसको खड़े होने की आदत है। सर बैठ रही हूँ सर, आपके पास चेयर है सर, बैठ रही हूँ, थोड़ी बुक खोल रही पतली थी। होना चाहती है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ही चल रहा था, उसमें हमने कल इशू नहीं देखा था। मैं आपको फिर से आपको बताऊं कि समझना क्या है। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, मुझे लगता है सब हो गया सब हो गया सब हो गया। क्वेश्चन आता है तो ये लगता है ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। ये इस चैप्टर की प्रॉब्लम है। तो चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वे ऑफ स्टडी, इसको हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मिलता जुलता बहुत सारा चीज़ है लेकिन है बहुत सारा डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो उसको 3 सेगमेंट में कैटेगराइज कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्लांट के लिए, सेकंड हो गया आपका एनिमल के लिए, थर्ड हो गया आपका थेराप्यूटिक ड्रग्स, और फोर्थ होगा जीन और फोर्थ हो गया आपका ठीक है। जीन थेरेपी, और एक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हाँ सर। अब ऐसे पढ़ेंगे तब दिमाग में आएगा सारा चीज। ठीक है, इधर का उधर। अब इसमें से इसमें ही पांचों जो सेगमेंट है 1 2 3 4 5, पांचों में से एक में से फिक्स आएगा क्वेश्चन 100%, इसको कोई बुक नहीं कर सकता। ठीक है, प्लांट के बारे में हमने पहले क्या डिस्कस किए थे? प्लांट के बारे में हमने बीटी कॉटन पढ़ लिया है। सर आरएनए इंटरफेरेंस इसी पे बीटी कॉटन के साथ इसमें आरएनए इंटरफेरेंस, थर्ड था गोल्डन राइस। हाँ सर, गोल्डन गलती थर्ड वाला याद नहीं आ रहा था। है ना? ओके, एनिमल में क्या था? थेराप्यूटिक ड्रग्स में था हिमोलिन या इंसुलिन। ठीक है, और तो कोई थेराप्यूटिक ड्रग पढ़ना नहीं है हमको। जीन थेरेपी में एक केस स्टडी करना है स्कीड का। ठीक है, स्कीड सीवियर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एस लिखा रहता है इसके नीचे। सिंड्रोम, सिंड्रोम इज व्हाट? द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, द सेट ऑफ सिम्टम्स। यू कैन से सिंड्रोम मतलब बहुत सारे लक्षण हैं किसी भी कोई डिजीज के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। सिंड्रोम द सेट ऑफ सिम्टम्स, दैट इज सिंड्रोम। ओके, क्या बताया फुल फॉर्म? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं कल एक स्टोरी के फॉर्म पे आपको बता रहा था, जो कि स्टोरी याद हो गया होगा किसी न किसी को। सबको याद है? अच्छा, क्या छोटा सा होता शॉर्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में? स्किड मैंने नहीं बताया था कल, एडीए के नाम से बताया था। कोई बात नहीं, एडीए इज द कॉज एंड डिजीज नेम स्किड। एडीए क्या था? उसका कॉज था। अभी फिर मैं रिपीट करता हूँ, राइट। आप मुझे ये अश्योरिटी दीजिए, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नो सर। किसी को? बायो टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन था उसमें हमने गोल्डन राइस बनाया हुआ था। इसका एक अच्छा क्वेश्चन आता है, विटामिन ए इनरिच कहते हैं ना यहाँ पे, बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन, ये बीटा कैरोटीन का जो जीन है एक्चुअली दिस इज द प्रोविटामिन, इससे ही विटामिन ए बनता है। और ये जो जीन है, इसको बनाने वाला जो जीन है, ये लिया कहाँ से गया था ये पूछा जाता है। सीरी चोकोलाई में तो हमने कह दिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मिला, लेकिन वो जीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए थे? ठीक है, तो उसके लिए एक प्लांट का नाम है, उसका नाम है डैफोडिल। डैफोडिल, ठीक है, इसको हम आप लोग याद रखिए, डैफोडिल से लिया गया था। ठीक है, डैफोडिल प्लांट का जीन को लिया गया था जो बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करता था, जिसको हम
राइस में क्या किए थे, अप्लाई किए थे, ताकि वो क्या फॉर्म करने लगे, बीटा कैरोटीन फॉर्म करने लगे। और बीटा कैरोटीन बाद में हमारे पास बायोलॉजिकल मशीनरी बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से राइस गोल्डन कलर का दिखाई देने लगता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस और विटामिन ए रिच राइस। ठीक है, बीटी कॉटन के बारे में आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। ईशान, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, ओके। आरएनए इंटरफेरेंस जब भी बताएंगे तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर एक एग्जांपल समझिए, वेरी इजी। ठीक है, तो तो आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। आरएनए इंटरफेयर करना मतलब हम लोग डोंट इंटरफेयर, है ना, पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर यस, हस्तक्षेप, है ना, रुकावट, यानी ऐसी लोकल लैंग्वेज में काड़ी कर देना बोलते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज काड़ी करना, काड़ी करना। ओके ना, एक पहले कहानी समझिए। कहानी ये है कि एक नीमेटोड है, ठीक है, एक नीमेटोड किस में आता है, एस हेल्मिंथिस ग्रुप में आता है, 11th में पढ़े होंगे आप, है ना। अमीटोज का मेलोइडी इनकॉग्निशिया, है ना, मेलोइडी इनकॉग्निशिया, it is a nematode actually. Nematode are the member of S helminthis phylum. Okay, ये छोटा छोटा नीमेटोड, बहुत लंबे लंबे नीमेटोड होता है, लेकिन ये छोटा छोटा नीमेटोड है। ये जो है ये एक बीमारी पैदा करता है जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल, ठीक है। लेकिन ये बीमारी पैदा किस में करता है, जैसे टोबैको में, ओके, इन टोबैको, ठीक है। तो ये इसको मारने के लिए हमको क्या करना है, एक बायोटेक्नोलॉजी का हमको क्या करना है, एक प्रिपरेशन करना है। ठीक है, देखो क्या क्या करेंगे, क्यों ना हम ये जो है, सुनते जाओ थोड़ा सा कहानी, ये जो मेलोइडी इनकॉग्निशिया है, इसको हम ऐसा कुछ कर दें कि जब भी ये टोबैको प्लांट को खाने के लिए आए तो कुछ ऐसा चीज खा ले कि ये मर जाए। ठीक है, पॉइजन तो हो सकता है भाई, पॉइजन तो हमको भी तो टोबैको यूज करना है, हमारे लिए भी तो पॉइजनस हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि बस ये मरे, है ना, कौन, तो हमें क्या करते हैं, एक ऐसा उसका एसेंशियल प्रोटीन को फाइंड आउट करते हैं जो उसको जीने के लिए बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, उस प्रोटीन को हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज द जीन सीक्वेंस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है। सपोज to be this one, supposed to be this one। अच्छा, नीचे हो गया क्या, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है? कई बार मैं वीडियो चला देता हूँ, चलाता भी नहीं हूँ, ऐसे लगा के करते रहता हूँ, बाद में तो वीडियो ही नहीं बना मेरा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सेकंड्स बढ़ रहे हैं ना, क्या कह रहा था मैं, ये जो जीन सीक्वेंस है जो एक स्पेशल प्रोटीन को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इस जीन से क्या बनता होगा, मैसेंजर आरएनए बनता होगा, और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता होगा। क्यों ना मैं इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दूं, इसके फंक्शन को ही डिस्टर्ब कर देता हूँ, ना मैसेंजर आरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगा, बेचारा इनकॉग्निशिया डोमिनेंट कंडीशन में, हमारे छुपे हुए कंडीशन में खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो चलो क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जस्ट रिकॉग्नाइज कर लिए, रिकॉग्निशन ही तो काम था, रिकॉग्नाइज कर लिए, रिकॉग्निशन के बाद हम उसको क्या करेंगे, सपोज दिस इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस that can be called zero of interest. It is inserted in plasmid. Inserted in plasmid. ठीक है, प्लाज्मिड कहाँ जाएगा, बैक्टीरिया में, ठीक है। अब बैक्टीरिया में अब बात हो जाती है प्लाज्मिड की, तो मैं एक दिन बताया था आपको कि जो भी हम वेक्टर यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड यूज करते हैं, प्लांट के लिए बैक्टीरिया के लिए तो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं, फैस, बैक्टीरियोफैज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमको क्या करना है, किसको मारना है, हमको तो एनिमल को मारना है ना, हमको क्या लेना पड़ेगा, रेट्रोवायरस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रेट्रोवायरस लेना पड़ेगा। रेट्रोवायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यस, रेट्रोवायरस में आपका होता है, सॉरी चलिए मान लीजिए यही, हालांकि बैक्टीरियोफेज टाइप का बना दिया मैं, ओके चलिए सपोज दिस इज रेट्रोवायरस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें हम करेंगे क्या पुट करेंगे, इसके जीन सीक्वेंस को पुट करेंगे। तो इसका तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसको डीएनए की जरूरत नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है ना। और आप बताइए, ये डीएनए है, 2 हेलिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं इससे अगर प्रोटीन बन रहा है तो इससे तो प्रोटीन नहीं बन रहा है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो ये है ना, है? और इससे प्रोटीन बना है, तो हमको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमको चाहिए, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम सेपरेट करेंगे टेम्पलेट रीजन और नॉन टेम्पलेट रीजन को, दोनों को ही हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मशीनरी क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। ये रेट्रोवायरस जो भी होते हैं, इनमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो बनाता क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सॉरी आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंड आरएनए क्यों बनाएगा, इसको तो डीएनए बनाना चाहिए ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, डीएनए टू आरएनए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, आरएनए टू डीएनए। व्हाई शुड डीएनए, डीएनए बोलो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। ये यार हमारे पास एंजाइम है और आरएनए है, तो ये क्या करेगा, इसका डीएनए बना देगा, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को बना देगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी इसका भी पेयर बनाएगा और इसका भी पेयर बनाएगा, ठीक है। ये सारा काम होने के बाद हम क्या करते हैं, देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओच इधर उधर कई स्टेप में हो रहा है। पहले तो हम उसको आइसोलेट किए, आरएनए में डाले, आरएनए से उसको डीएनए बना दिए, अब डीएनए बना के इसको कहाँ डाले, डीएनए बना के हम डालेंगे टोबैको प्लांट के एम्ब्रियोज, ठीक है, उसके प्लांट के एम्ब्रियोज में। अब ये चीज चला गया उसमें प्लांट में, अब जब भी कौन आएगा, वेलाडो यानी इनकॉग्निशिया, उसको खाएगा तो वही मरेगा नहीं, धीरे से मरेगा। अब ये चीजें उसके अंदर चली गई, अब हम एक तो नहीं बनाएंगे ना, इसको बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, पीसीआर वगैरह यूज करके। तो उसके बॉडी में वो चला गया, उसके बॉडी में उसी के मशीनरी को यूज करेगा। उसके बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो इस डीएनए को काट देते हैं। इस डीएनए को काट देने की वजह से इस पे
वो जो मैसेंजर आरएनए जो बहुत ज़रूरी था उसके जीने के लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है सेगमेंट वहाँ पहुँच चुका है। किससे? खुद वो कंज्यूम किया है ना, कंज्यूम किया है तो उसके बॉडी में पहुँच गया है। जब ये प्रोटीन बनता है तो बेचारे का कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट आ जाता है, इस मैसेंजर आरएनए में पहले से आके चिपक जाता है। और आप बताइए, अगर मैसेंजर आरएनए डबल स्ट्रैंड हो गया तो क्या वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएगा? नेवर एवर। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी यूज हुआ? फायदा हुआ? किसको हुआ? प्लांट को हुआ। प्लांट का एक पोर्शन, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। ऐसा आरएनए, कोई भी आरएनए जिसके ट्रांसलेशन को आपको रोकना है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया तभी मैसेंजर आरएनए बना। नाउ यू वांट टू स्टॉप और हिंडर द ट्रांसलेशन, you have to introduce a complementary RNA sequence towards them. They will join. Never can be produce any protein. Clear? RNA interference. अब मेलोडी गनी इनकॉग्निशिया बोले, चाहे RNA interference बोले, चाहे रेट्रोवायरल कंडीशन बोले, कहीं से भी आए आपसे बन जाएगा। हो सकता है घुमा फिरा बोले रेट्रोवायरस कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बनाएगा। अरे भाई टोबैको में तो हमको डीएनए डालना है ना, आरएनए थोड़ी डालना है। बस समझ में आती ना। और आरएनए किसका ब्लॉक हुआ? उस मेलोडोगाइनी का हुआ। क्यों? उसके अंदर के एंजाइम तो डीएनए को काट दिए, वो अपना अब उस वहाँ से देखिए अब डीएनए काटेगा, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ये भी तो सेगमेंट पाया है, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं इसके। जब उसका प्रोटीन सिंथेसाइज करने का जो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो यहाँ टुकड़े टुकड़े में बहुत सारा इसके पास पड़ा हुआ है। और ऐसा टुकड़ा है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जा जाके वहाँ पे चिपक जाएगा, उसका वो रुक जाएगा। ये प्रॉब्लम। ओके, ये भी खत्म। गोल्डन राइस बता दिया। डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर कभी पूछना। आगे बढ़ जाए। बीटी को ट्राइजीन्स 1 2 1 1 ऐसा है, सब याद करेंगे आपको। कॉर्न के लिए अलग है, कॉटन के लिए अब बच रहा है एनिमल। एनिमल में तुमको याद ही नहीं आ रहा क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। चलो इसको मैं थोड़ा बहुत छोटा छोटा 5 टू लिया हुआ है ना, अलग अलग। चलिए ठीक है, इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को थोड़ा बाद में बताता हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम कभी बता देता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा बहुत सारा, 5 अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये एनिमल जो ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पे भी क्या किया, उसके जीन में मैनिपुलेशन करेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल, मान लीजिए कोई काव है, 10 लीटर दूध मिल रहा है, हम चाहते हैं 25 लीटर दूध मिले। वी हैव टू गो सम चेंजेस। उसके डाइट में हम क्या, उसके डाइट प्लान को चेंज करेंगे और कुछ जीन्स को चेंज करेंगे। हमको डिजायर्ड जो उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो देखने को मिल जाएगी। जैसे प्लांट में किया हमने विटामिन ए डाल दिया, हो सकता है हम ऐसा, अभी हमारा दूध है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है उसमें कैल्शियम है, चाहे जो भी और भी आपका जो बोलते हैं ना आपका कंप्लीट फूड, उसमें न्यूट्रिएंट होगा ना, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ और बढ़ जाए, उसमें फैट की मात्रा और बढ़ जाए, है ना? तो क्या किया जाए? तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा? उसको फैट तो नहीं खिलाएंगे ना डाइट। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे जीन हम इसमें इंट्रोड्यूस करें जो फैट फॉर्म करते हो, है ना? फैट फॉर्म करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें। देन उसके डाइट, उस हिसाब से उसको डाइट भी देंगे हम, तब वो जो दूध आएगा उसमें ज़्यादा फैट मिलेगा, उससे अच्छा पनीर बनेगा, उससे अच्छा खोआ बनेगा, अच्छा स्वीट्स बनेगा, ठीक है? तो ये हमारा एक रिक्वायरमेंट हो गया, है ना? तो जब हम एनिमल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तब हम इसको होते हैं इस, अब हम लोग को मेडिसिन टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, ट्रायल्स के लिए भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, रैट मिलेंगे आपको 90 to 95% आपको रैट के ट्रांसजेनिक मिलेंगे। आप एक मूवी देखे होंगे जिसमें क्या था, काल पता नहीं क्या था, विवेक ओबरा उसमें विलन था, क्रिस 3। ओके, उसमें वो एक आदमी बना के भेजता है, तो ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा कहीं से आइसक्रीम खा रहे होते हैं,
ठीक है, ये तो उसके ऊपर फोम में जो रहता है वो ऐसे रहती है तो गायब हो जाता है। एक आदमी रहता है बगल में अपने मुंह से खींच लेता है, तो वो कैसा इंसान था, ट्रांसजेनिक है ना, भले मूवी थी लेकिन कॉन्सेप्ट था क्या, ट्रांसजेनिक। और विवेक ओबराय जो करता था वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहा था, है ना, और प्रियंका चोपड़ा को ट्रांसजेनिक कर दिया था। ना प्रियंका चोपड़ा ट्रांसजेनिक नहीं थी, सॉरी कंगना रनौत। हाँ सर हाँ उसी को बताया। मैं भूल गया, पता नहीं कौन था, कंगना रनौत थी क्या उसमें। हाँ थी ना सर। ओके चलो ठीक है, कहने का मतलब ये था उसमें कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं, तो ऋतिक रोशन से ही उसने एंटीजन लिया था, उसका एंटीबॉडी था तो उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसका बेबी प्रियंका चोपड़ा था तो उसको इफेक्ट नहीं हुआ, कंगना रनौत को दे दिया होगा, ठीक, उसको मत इफेक्ट हो जाए, बाद बाकी सबको मरने दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो कंगना रनौत को क्या किया, वो ट्रांसजेनिक किया सर, वो विवेक ओबराय के ब्लड से वो सब बने रहते हैं। अच्छा, उसमें एंटीबॉडी डाल दिया, सॉरी वो एंटीडोट का कैसे, हटाओ रॉन्ग एग्जांपल, ये एग्जांपल सही नहीं है, वो वाला सही है जिसमें वो आइसक्रीम खा लेता है, ठीक, अपने जीभ से आइसक्रीम को खींच लेता है, ट्रांसजेनिक ह्यूमन का तो ऐसा जीभ नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हम क्या करते हैं, हालांकि ह्यूमन में सब बैंड है, ह्यूमन में सब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एनिमल्स में अपने नीड को कंप्लीट करने के, यहाँ का आप देवरिया से एप्पल खरीद लीजिए, न्यूजीलैंड के एप्पल में देखिए उसका वाइटामिन जो है वो चाहे मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट जो उसका जो आपको टेबल है वो काफ़ी हद तक मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा, इसमें न्यूट्रिएंट कम। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फल सब्जी दूध जो भी खा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम की चीज़ें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम का एमिनो एसिड्स मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तब तो हम अच्छे से अच्छा डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। सलमान खान, शाहरुख खान ये सब खा के थोड़े वैसे बने हुए हैं, ठीक है, हम लोग जैसे मैगी चाउमीन खा लिए जी गए, ऐसा नहीं है। वो लोग देखते हैं टोटल कितने अमीनो एसिड हैं, इतने अमीनो एसिड में पर डे कौन कौन सा अमीनो एसिड जाना चाहिए हमारे बॉडी में, ये जाना चाहिए, उनका डाइटिशियन होता है, ये कैसे मिलेगा, तो 20 ग्राम इसको खाना है, 25 ग्राम उसको खाना है, 200 ग्राम उसको खाना है, तो सारे अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे, ओके, उस हिसाब से वो लोग खाना पीना करते हैं, तब वैसे दिखाई देते हैं, पाउडर क्रीम लगाने से कोई नहीं दिखता, ठीक है, ओके। ये अलग बात है कि बोलता है कि लक्स लगाने से, जिसमें गुलाबों का क्या है गुलाब दिख ही नहीं रहा है, साबुन में कहाँ से गुलाब आएगा, और तो कैटरीना बोलती है इसमें बादाम भी है 1000 रुपए किलो बादाम है, 20 रुपए में लक्स साबुन आता है। ओके, कम टू द पॉइंट, ये बात समझ में आ गई आप लोग को, है ना। अब हम चलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, मैं नेक्स्ट डे फिर कभी और बताता हूँ, क्योंकि अच्छे से देख लूंगा क्या क्या एस्पेक्ट है, किस पे बात करना चाह रहा है, क्योंकि देखो जो लिखा है वही बताना है मुझे भी, लेकिन मुझे तरीका बदल के बताना है ताकि आपके दिमाग में एक बार में घुस जाए, है ना। अब देख देख के बताओ तो पढ़ के आप ही जान सकते हैं ना, मुझे एक प्रॉपर वे पे डिलीवर करना है ना, आई हैव टू गो फ्रॉम सरफेस लेवल लुक, ओके। थेरापेटिक ड्रग्स में आता है, थेरापेटिक ड्रग्स में इंसुलिन के बारे में था, इंसुलिन से ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन से ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे थेरापेटिक ड्रग्स चल रहे हैं, लेकिन हमको इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, एग्जाम पे आएगा। एक चीज़ मैं बताने भूल गया था, वैसे आएगा नहीं, चाहे आ भी सकता है, जो एमिनो एसिड का जो सॉरी पेप्टाइड चेन एक था ना, अब पेप्टाइड चेन भी था, ये दोनों मिला के 51 न्यूक्लियोटाइड उसमें होते हैं, क्या 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। अरे पेप्टाइड चेन बोलने का मतलब क्या जानते हैं, दिस इज द पेप्टाइड चेन, और ये बीच बीच में क्या है, these are the amino acid। कई एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जब बॉन्ड हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन। आप पेप्टाइड चेन को प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए में 21 एमिनो एसिड होते हैं और बी में 30 एमिनो एसिड, टोटल 51 हो गए। और फिर ये क्या होते हैं, डाइसल्फाइड क्रॉस ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बस हो रहा है डाइसल्फाइड, ये हो गया एक सल्फर, दूसरा सल्फर। अब ये क्या हो गया, एक्टिव इंसुलिन, पहले क्या था इनएक्टिव। चलिए, तो ये छोटी सी बात छूटी हुई थी, ये हो गया। सर स्पीड और एड्स में क्या अंतर है, दोनों तो भाई एक ही काम करते हैं।
कौन? स्कीड और एड्स। बिल्कुल नहीं। उससे भी स्कीड में भी दूसरे बीमारी से डेथ होती है, एड्स में भी दूसरे बीमारी। बताएंगे स्कीड और एड्स आपको क्यों सिमिलर लगा, ये बताइए। जैसे ये भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, वो भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है। यस, ये भी सिंड्रोम है, वो भी सिंड्रोम है। नाइस क्वेश्चन। मैं बताता हूँ क्या है स्कीड ना, स्कीड और एड्स। स्कीड्स एंड एड्स बोथ आर इम्यूनोडेफिशिएंसी। Yes, sir. लेकिन स्कीड का दवाई बन गया है, एड्स का नहीं बन रहा है। बोथ आर इम्यूनो, अंतर क्या है ना? देखिए इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है ये स्कीड्स में अलग है, इसमें अलग। स्कीड में क्या हो रहा था, स्कीड में जो लिम्फोसाइट होता है ना, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता होगा ना, इस पे जो जीन होता होगा ना, उस पे जाहिर बात है तो डीएनए है, डबल हेलिक्स होगा। तो सपोज उस पे इन नॉर्मल कंडीशन एक ऐसा सेगमेंट होता है जो ऐसे मैसेंजर आरएनए को कोड करता है, जो एंजाइम का नाम बोलो क्या था? एडीए एडिनोसिन देखो पृथ्वी का एडिनोसिन SINE डीएमिनेज। इसमें नहीं होगा। कोई बात नहीं, याद आ गया मेरे को, अरे अरे हम जानते हैं इसको। कोई बात नहीं, याद आ गया, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर के लिए भूलता हूँ। ऐसा जो है ये ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कोड था जो मैसेंजर आरएनए बनाता था, जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बनता था, ठीक है। और ये एंजाइम जो होता था ये इम्यून सिस्टम this enzyme is essential for our immune system. कौन? एडिनोसिन डीएमिनेज। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता था, एक्टिव रहता था, प्रॉपर्ली काम करता था। अगर ये नहीं रहेगा आपके साथ, इम्यून सिस्टम में क्या शामिल है? इम्यून सेल्स, इम्यून, ठीक है। इम्यून सेल्स क्या है आप जानते हैं, पूरा डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट में क्या क्या आएगा, ग्रैन्युलोसाइट में क्या क्या आएगा आपको पता ही है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ओके, इओसिनोफिल्स है, सब क्या है, मैक्रोफेजेस है ना। तो इम्यून सेल्स जो है इन सब को ये एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है, ताकि वो काम कर सके। अगर ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो भी कोई काम नहीं होना। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया, स्कीड में ये जेनेटिक कोड ही नहीं है। स्कीड बीमारी में ये आरएनए नहीं, डीएनए में वो कोड ही नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। या तो ये इनहेरिटेड हुआ है, या तो फिर इट इज ए रिजल्ट ऑफ एनी म्यूटेशन। किसी म्यूटेशन का भी ये वजह हो सकता है। ये बेचारा जो जीन सीक्वेंस था वो नहीं है, किसके लिए, इसकी वजह से वहां पे मैसेंजर उस सेगमेंट का मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा है, तो वो एंजाइम नहीं बन रहा है, तो ये बेचारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। एड्स में क्या है, एड्स में क्या होता है कि ये जो वायरस है ना, एड्स वायरस है, HIV वायरस है, ये किल्स ये सब बन रहा है, ये
के मार दे रहा है, ठीक है, तेजी से मारा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रेट इसका ज्यादा है, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट ज्यादा है, और इसका इफेक्ट तब आता है जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में रहते हैं तब तो पता ही नहीं चलता कि एड्स हुआ भी है कि नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई वी नीड हियर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसीलिए है ना, इसमें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। एड्स किसी को अभी मान लीजिए HIV इन्फेक्ट हो गया ना, कोई भी हो सकता है, तो थोड़ा मर जाएगा वो, 10 साल 15 साल भी जी सकता है, 2 महीने में मर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि अभी ये किस लेवल पे है। इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 साल तक रहता है। ये मल्टीप्लाई होंगे, अपनी मात्रा को बढ़ाएंगे, लेकिन जब इनकी मात्रा जब बढ़ जाएगी ना, तो हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला जो एंटीबॉडीज है इस पर कोई फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा मात्रा में हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, जो एंटीबॉडी बना रहा है उसी को जाके क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है। तो तुम बोलोगे ठीक है एंटीबॉडी बना तो रहा है ना, उसको जाके मार तो देगा ना, तो ठीक है ना, तुम्हारे पास गन है, एक बार में 100 गोलियां निकल रही है, अब 1 लाख लोग तुम्हारे पास में आ गए हैं, तो क्या करोगे। ठीक है, तो मार दो जितना को मारना है, लेकिन तुम तो मरोगे ही ना। लेकिन वही दो दूर रहते, आपको पहले पता होता था, किल करते या रोकते या कुछ करते, है ना। दूसरा पहली बात तो किलिंग में तो मेडिसिन भी नहीं बनती है ना। दूसरी बात ये तब पता चलता है जब हाथ में सिम्टम्स दिखने लगे। कब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सिम्टम्स अगर दिखने लगे एड्स के तब वो थोड़े बचता है, लेकिन अगर एड्स के सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए तो आराम से हमारे जैसे हो रह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये जो होता है, जब इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो जब ये किलिंग प्रोसेस शुरू करता है ना, बड़े लेवल पे किलिंग करने का, जब बड़ी संख्या पहुंचा तब तो बड़े लेवल पे किल करेगा, तब तो इम्यून रिस्पॉन्स और करेगा। जब इम्यून रिस्पॉन्ड करेगा तब आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये कंज्यूम कर जाएगा, ये किल होने लगेगा, छोटे छोटी बीमारियों से आप इन्फेक्ट होने लगेंगे। यहाँ पे भी छोटे छोटी बीमारियों से इन्फेक्ट होने लगेगी, इवन कि उससे ज़्यादा खतरनाक है ये तो सर्दी खांसी से मर जाएगा आदमी। बाहर निकले, बाहर बहुत सारा पैथोजन है, तुरंत इन्फेक्ट कर देगा। इसमें भी क्या है, फ्रिक्वेंटली आदमी इन्फेक्ट होता रहेगा। एकदम क्लियर है, 1.1% का कोई डाउट आगे थेराप्यूटिक हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं थेराप्यूटिक। देखो आपका सिलेबस खत्म हो रहा है इसे धीरे धीरे, जैसे जैसे मिटता जा रहा है, ठीक है। घर में जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। बहुत जो सिंपल सेंटेंस है वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है जहाँ हमको ये पता होता है कि बच्चा यहाँ सरफेस लेवल में पढ़ा होगा, पक्का कंफ्यूज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आंसर कर पाएगा। उसके बाद एग्जाम के बाद आपको पता चलता है कि ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन समय बीत चुका है ना। कितना नंबर आया आप लोग का, आपका कितना नंबर था? अब बताएंगे तो मैं अंदाजा लगाऊंगा। अंदाजा मत लगाइए, ऑनलाइन दिए, ऑनलाइन दिए थे, मैं तो दे दी थी। ऑनलाइन दिए तो भी मतलब कितना? तो सर ऑनलाइन तो चीटिंग करके होता है। चीटिंग वो तो आपके ऊपर है ना। अब देख, ये भी तो हम देखें कि चीटिंग किए थे कि नहीं किए थे। आपका नंबर देखते हम जान जाएंगे चीटिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये भी जान जाएंगे कि कितना हुआ होगा। 98 सर 50 में होता है तो 28 आया था। 50 में 28, ओके। आपका सर मैं नहीं दी थी। इसको क्वेश्चन पेपर दो भाई, सर है वो वाला सैटरडे को ले लो, है ना। ऑनेस्टली इसको बनाओ, ठीक है। देखो तुम अच्छे से अच्छे बनाना, मैं अच्छा से अच्छा काटूंगा, देखते हैं किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, स्पीड की तो बात कर रहे थे ना, छोड़िए ये भी खत्म हो गया। नाउ हम इनको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है PCR,
पीसीआर के बाद आता एलिसा। पक्का आएगा इससे। और ओके चलिए दो के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ पूरा तो वही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसके पहले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है। एलिसा नाउ पीसीआर। देखिए मैं आपको अभी क्या बताया, इफ हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देता है तब हम जानते हैं कि हमको बीमारी हुई है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर सिम्टम्स दिखाई दे गया तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, ठीक। तो कंडीशन क्या है भाई, आपका बॉडी है, हम सिम्टम्स का इंतजार कर रहे हैं, सिम्टम्स। अब इस सिम्टम्स को हमको ट्रीट, सिम्टम्स दिखा, डॉक्टर के पास गए, वो ट्रीट किया, हम ठीक हो गए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर सिम्टम्स दिखा तो फिर डॉक्टर के ठीक करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक उसकी संख्या इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो आपको किल कर देगा। कैंसर भी हो सकता है ना, म्यूटाजेंस कंडीशन है ना। मान लीजिए कोई ऑन्कोजेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेंस, केमिकल्स को बोलते हैं ना ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस जो होते हैं क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, जाके हटा देते हैं। कोई भी केमिकल हो सकता है, चप्पा डस्ट भी हो सकता है 20 साल बाद पता चले कि इस डस्ट से होता था कैंसर, तो बाद में पता चलेगा, अभी तक तो पता नहीं। तो ये ऑन्कोजेंस का लाएगा तब, है ना। ऑन्कोजेंस ना, कार्सिनोजेंस बोलते हैं उसको। ऑन्कोजेंस तो टिश्यू को बोलते हैं शायद। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई, ये हटा डिलीट हो जाएगा। ऑन्कोजेन टिश्यू बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं उसको, राइट। चलो ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अच्छा लर्निंग करते रहिए। मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं भूलता रहूंगा, लेकिन आप नहीं भूलेंगे। याद आ जाता है सर, आपको भूल जाते हो और तुरंत हम भूल भी जाते हैं। मेरा एकदम टेम्परेरी, मैं रैंप पे काम करता हूँ। आई डोंट हैव अ रूम। हो गया। कैंसर कॉजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। यस, कार्सिनोजेंस केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से होता है, ठीक है। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिक जो भी है, बायोलॉजिकल जो उसका जो कॉज है, उसको हम ऑन्कोजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। सेल्स को टिंगर्स बोलेंगे, है ना। 2 टाइप का होता है, बेनाइन होता है, मालिग्नेंट होता है। एक मेटास्टेसिस आता है उसी में, है ना। मेटास्टेसिस उसमें क्या होता है कि वो जो होता है कैंसरस सेल जो बॉडी में दूसरे जगह तक फैल जाता है, और वो फिर पॉसिबल नहीं है उसको ट्रीट करना, ठीक है। वो भी मेटास्टेसिस ही जाता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू डायग्नोज अर्लियर। कोई पैथोजन आपको बॉडी में इंटर किया, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसकी संख्या बहुत कम है तभी हम इसको डायग्नोज कर लें। नाउ वी हैव टू गो पीसीआर एंड एलिसा, ठीक है। और पीसीआर में क्या होता है, बहुत सरल है भाई। पीसीआर पढ़ चुके हैं। पीसीआर का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, इट कैन एम्प्लीफाइज मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज विद इन 1 आवर। तो मान लीजिए कोई एक चीज है, तो मान लीजिए 1000 में 1 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हम पीसीआर से उसको बहुत सारा एम्प्लीफाई कर दिए, ठीक है, तब तो दिखेगा। 1000 भेड़ में एक छोटा सा कुत्ता घूम रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे ठीक है, 1000 भेड़ में छोटा कुत्ता घूम रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भेड़ को तो हम पहले से पहचानते हैं, क्योंकि हम भेड़ लेके घूम रहे हैं, भेड़ है हमारे पास। कुत्ता बीच में कहीं से घुस गया है, पता नहीं चल रहा है, और साथ में भी चारा खा रहा है बढ़िया से। और कुत्ता धीरे धीरे क्या करेगा, जिस दिन अपनी संख्या बढ़ा देगा, सारे भेड़ को काट देगा, लेकिन घुस गया उसी में। अब हमको कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको दिख तो नहीं रहा है ना, हमको डाउट है। जैसे मैं किसी को मान लो किसी पे शक कर रहा हूँ कि उसको एड्स है, वो हो गया, तो मैं क्या करूँगा, उसका सैंपल लूँगा, उसको क्या करूँगा, एम्प्लीफाई करूँगा,
ठीक है, तो सारे कॉमन चीज तो कॉमन है, सारे भेड़ तो भेड़ जैसे ही दिखेंगे। लेकिन जो कुत्ता जो था एक था, जब उसको कई बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 कुत्ते 1 करोड़ कुत्ते मुझे दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ये तो भेड़ नहीं है भाई, कुत्ता भी है इसमें। ओके समझ गया मैं। चलो अभी एक्टिवेट नहीं किया, अभी सप्रेस करके रखते हैं, एंटीबॉडी इंजेक्शन दे के रखते हैं। एड्स पेशेंट 10 साल अगर इंक्यूबेट रहेगा तो 10 साल तो मेडिसिन से जीता रहेगा, 20 साल जिएगा। ठीक है, तो कैसे पता चला? पीसीआर से। ठीक है, मल्टीप्लाई द आपका कैंसर में भी काम आ जाएगा। मान लीजिए आपका ये डीएनए है, इस सीक्वेंस पे आपका आ गया है कोई चेंजेस, ठीक है, आपको तो पता नहीं है, बाद में कैंसर हो सकता है क्योंकि चेंजेस तो आ ही गया है ना, अर्ली डिटेक्शन करना है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पीसीआर में करो पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे आपको सस्पेक्टेड है, पूरा डीएनए तो नहीं करेंगे ना, जो सस्पेक्टेड है उस रीजन को आप एम्पलीफाई कर दीजिए, मिलियन से बिलियन एंड ट्रिलियन से कॉपी बनाइए, बहुत सारा कॉपी बन जाएगा। तो और जो है मान लो एक डीएनए देखो ना, एक मैं ऐसा एग्जांपल पुट नहीं करना, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। पीसीआर का एक्चुअल मीनिंग एकदम यूनिक है, मेरा अपना पर्सनल आइडिया समझने का। आपने पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको, अभी मैं ये 5 सेकंड पहले सोचा हूँ। ठीक है, ये एक डीएनए है, ABCD नहीं बोलेंगे, क्या था तो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस AGCD, ऐसा बहुत सारा। ठीक है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल सारे डीएनए नॉर्मल हैं तो जितने भी पैटर्न बना हुआ एक खास डिजाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सेम डिजाइन। तो एक लो चाहे 100 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब शुरू में एक था, किसी में चेंजेस आ गया, किसी में म्यूटेशन आ गया, हमको पता नहीं, सस्पेक्टेड है, बनाओ पीसीआर से बनाओ इसका पूरा बैंड, जैसा यहाँ दिखेगा वैसे यहीं दिखेगा, एकदम यूनिफॉर्म। अगर मान लीजिए म्यूटेशन हुआ होगा, अब मान लीजिए यही बैंड इधर होगा, म्यूटेशन हुआ होगा, तो हो सकता है जहाँ म्यूटेशन हुआ हो वहाँ पे हमको एक लाइन में तो पता नहीं चला, बट उसमें मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस कॉपी लिए तो हमको एक पैटर्न फाउंड हो गया, हमको यस इसके जैसा ये तो नहीं, डेफिनेटली यस समथिंग वेंट रॉन्ग। बात समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है? टू स्टडी द पैटर्न्स, राइट। अब चाहे वेट्स के लिए करो, चाहे कैंसर के लिए, म्यूटेशन के लिए, जिसके लिए करना है, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन। एलिसा थोड़ा सा दूसरा है, ठीक है। एलिसा का कॉन्सेप्ट है एलिसा, मजे लेके पढ़ोगे ना तो अपने एग्जाम्पल कुछ बनाने लगोगे, जिस दिन तुम अपना एग्जाम्पल ले लिया मतलब समझो समझ गए। गलत भी हो सकता है एग्जाम्पल। अभी थोड़ा देर पहले प्रियंका चोपड़ा का गाना में गलत हो गया था हम लोग से, हैं क्यों सर? अब देखो एलिसा नाम बहुत अच्छा है ना? यस सर। एलिसा, सच बताऊं तो ये मैं भी नहीं जानता हूँ पूरा, लेकिन आपको भी नहीं जानना है पूरा, ठीक है। लेकिन कभी कभी फिर बताऊंगा, एक बढ़िया सा वीडियो सा बना के आप लोगों को मैं पोस्ट कर दूँगा ग्रुप में। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ एलिसा को, देखो इसको जानने में थोड़ा हमको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, हालांकि पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है सब, है ना। हमको बस आपके 12th में क्या समझना है, क्या है जनरल। अब मैं बोलूँ कि आपको टाइफाइड का टेस्ट, अब बायोलॉजी पढ़ने का मतलब थोड़े कि अब टाइफाइड टेस्ट करने के लिए पूरे किट विट ले लो, है ना, वो पैथोलॉजी का ब्रांच है, लेकिन इतना तो हमको समझना है कि कैसे टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे एलिसा का हमको वहीं पे समझना है, जो समझने लायक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इन फ्यूचर कभी मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा, मैं कई लोगों से पूछ रहा हूँ प्रॉपरली,
लिखे हुए से सब कुछ समझ में नहीं आता जब तक कि आपके अंदर विजुअलाइजेशन ना हो जाए, राइट। देखिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट भी है कि भी है? ऐसे ये कोई मत कर देना, नहीं तो एक ऐसे राइटिंग हो जाएगा। सर ए है सर। मैं बता रहा हूँ सर वहाँ पे वाई की बात की है। नहीं सर वाई के पहले ए है। एस ए ए डबल एस ए। इस ऐसे का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हाँ मतलब किसी मीडियम में से फ्लूइड जो हम पाते हैं, ऐसे ऐसे ऑफ द मिक्सचर बोलते हैं ना, वो वाला ऐसे। एक तो ऐसे होता है लिटरेचर और राइट इज ऑन महात्मा गांधी लाइक ठीक है। देखो अगर ये है तो आपको एलिसा पूरा समझ में आ गया। देखो क्या कहता है, एंजाइम लिंक हो रहा है किसी से, किससे? एम्यूनो। ये सीधी सीधी बात है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, ठीक है। अब आप सोचेंगे चलो भाई देखा जाए कैसे होता है। तो ये भी हम अर्ली डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं, पहले हमको पता चल जाए। क्या किया जाए, आप बताइए दुनिया में जो भी सेल्स हैं सबका अपना एंटीजन होता है, सबका अपना। वास्तव में एंटीजन है क्या? एंटीजन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। The chemicals found, a unique chemical found outside the cell is called antigens, ठीक है। सेल के बाद जो भी केमिकल्स है, हर सेल का अपना स्पेशल कॉम्पोजिशन होता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। उससे अगर मैच नहीं किया, मान लो कोई सेल इंटर किया, तो डेफिनेटली दूसरे का हमारा ग्लाइकोप्रोटीन से उसके सेल के फीचर और ग्लाइकोप्रोटीन ही है, बट उनके अरेंजमेंट में चेंजेस है, थिकनेस में चेंजेस है, क्वांटिटी में चेंजेस है, अमाउंट में चेंजेस है ना। तो हमारे सेल्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसको हमारा एंटीबॉडी समझता है, हमारा इम्यून सिस्टम समझता है, और जैसे दूसरे का आता है तो जो थोड़ा डिफरेंस है उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम एलिसा में क्या चेक करते हैं कि क्या हमारे बॉडी में, देखो कितना सरल तरीके से बताता हूं, एंटीबॉडी है क्या? किसके लिए? अगर मैं ये एड्स के लिए चेक करते हैं एलिसा, है ना। एड्स का वायरस है HIV, है HIV वायरस तो कैप्सिड है, उसके चारों ओर प्रोटीन है, एंटीजन होगा कि नहीं होगा? एंटीजन होगा ना। अगर एक सेल भी इंटर करता है हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हमारे बॉडी में, हम यहाँ से ब्लड ले लिए, और उसमें से हमने क्या निकाल लिया? एंटीबॉडी निकाल लिया, ठीक है। एंटीबॉडीज निकाल लिया, एंटीबॉडी
कुछ होता तो ऐसे बनाते। इससे हमने लिया ब्लड, ठीक है। ब्लड से हमने निकाला क्या, एंटीबॉडी, सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया हमने, सॉल्वेंट, ऐसे सब समझ में आ रहा है ना नाम, एंटीबॉडी ले लिया। ओके, वी हैव एंटीबॉडी। अब हमने क्या लिया, हमको तो पहले से पता है ना हम एड्स का टेस्ट कर रहे हैं, एड्स का एंटीजन कौन होगा, हमने पहले से उसका एंटीजन रखा हुआ है। एड्स वायरस से निकलने वाला एड्स वायरस का जो एंटीजन है वो हम पहले से हमारे पास, हम एड्स वायरस का एंटीजन रख लेते हैं। ब्लड लिए, ब्लड से लिए सेंट्रीफ्यूज कर दिए, प्लाज्मा मिला, प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकल ली है, ठीक है। एंटीबॉडी को क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक। डालने पे क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन को देखने वाला, इस इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक हम क्रोमोजेनिक, एक हम कलरफुल क्या बोलेंगे, स्टैनर टाइप का कुछ यूज करते हैं, थोड़ा सा नाम उतर रहा है दिमाग से, है ना। अभी मैं घर जाके मैसेज कर दूंगा उसमें उसका नाम, जो कलर चेंजेस के लिए जिम्मेदार है। अगर इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ, अब एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन या 10 ऐसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से देख के थोड़े पता चलेगा, अरे मॉलिक्यूलर एनालिसिस करेंगे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब ना पता चलेगा। तो आप कैसे जानेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको कुछ इंडिकेशन चाहिए। अगर इसमें इंटरेक्शन हुआ तो कलर चेंजेस आएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी तक क्या केमिकल इंटरेक्शन ही है। एंटीजन से एंटीबॉडी जाके क्यों जुड़ गया, केमिकल एफिनिटी, उनमें केमिकल एफिनिटी है तब तो जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये जुड़ता है तो कलर में चेंजेस आ जाता है। हम समझ गए इंटरेक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो गया यानी एंटीबॉडी था, यानी एंटीबॉडी था मतलब एंटीजन कभी आया था यानी एंटीजन आया, इसमें बेचारा इसी रहेगा, मुंह बना रहेगा उसका। अगर कलर चेंजेस नहीं हुआ तब सीधा सीधा ये बेचारा हो जाएगा एकदम हैप्पी, एड्स का एंटीजन नहीं है, कलर चेंज होगा, मतलब जब कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा तो वो कुछ नहीं। क्या ये बातें समझ में है? अब बच गया स्टेनर। स्टेनर थोड़ा मैं एक नंबर का भुला कड़ा मैं बता दूं, ठीक है। मैं तो वैसे ही मैं इसको भी भूल गया हूँ। अगर एनसीईआरटी में थोड़ा देखो जरा, कोई बात नहीं, 3 से बेटर 6 लाइन, एकदम नीचे से 3-4 लाइन बस। ओके समझ गया, कोई बात नहीं। वो ये तो बता रहा ना, बुक का काम है गाइड करना कि भाई आप पीसीआर पढ़ें, पीसीआर से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, एलिसा से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमको पैथोलॉजी के केसेस में नहीं जाना है, बट हमको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी इसमें हेल्प कैसे किया। बात समझ में रहा है? अब आप ही बताओ इसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प किया। पीसीआर में तो आप समझ गए, एम्प्लीफाइड कर लिए, इसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प किया। इधर देखो, इधर बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प किया। डिटेक्ट करने के लिए, है ना। और वो जो सब्सटेंस है जो डिटेक्शन को बताएगा वो भी हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। दूसरा एंटीबॉडी जो है, ये एंटीजन जो हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना के रखे हैं। एड्स का एंटीजन, एड्स का एंटीजन कहाँ से लेके आएंगे आप, एड्स वायरस से एंटीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, रखेंगे। ये एड्स के वायरस में जो एंटीजन बन रहा है उसके लिए जिम्मेदार सीक्वेंस को कोड करके उसके मल्टीपल कॉपीज बना के उसे एंटीजन प्रोड्यूस करा के हम रखे हैं, है ना। अब ब्लड टेस्ट भी करते हैं तो क्या डालते हैं यहाँ पे, जो ड्रॉपर रहता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी करते हैं तो क्या डालते हैं वहाँ पे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, वहाँ पे तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है ना। खुश हो गया सर, इसमें नहीं है वो खुश हो गया। हाँ नहीं है तो खुशी रहे। उसको हुआ नहीं। चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके।
थैंक यू सर, ये सब बंद कर दीजिए।